जय हिंद फ्रेंड। हम लोग आप लोग के लिए लेके आए हैं बीएड फर्स्ट ईयर का फुल सीरीज। इसमें आपका जितना भी पेपर है सारा आपको इसमें कवर किया जाएगा और हर एक पेपर का आपको फुल डिटेल में पीपीटी के रूप में वीडियो आपको कन्वर्ट करके दिया जाएगा और टॉपिक वाइज रहेगा। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है वो है आपका फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी बीएड फर्स्ट ईयर का जो आपका फर्स्ट पेपर है वो है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। कहने का मतलब क्या है? चाइल्डहुड मतलब होता है कि बचपना, और वो बचपन से कैसे ग्रोइंग अप, कैसे आपका यानी चाइल्डहुड मतलब तो होता है आपका बचपना और ग्रोइंग अप मतलब होता है क्या? बढ़ना, यानी बच्चे से वो बड़ा कैसे हो रहा है उसके बारे में इस जो आपका सब्जेक्ट है इसमें आपको फुल्ली डिटेल में क्या है कि पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट यूनिट में जो है वो फर्स्ट यूनिट आपका है अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? समझना। किसको? तो समझना। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश जो दोनों स्टूडेंट है वो दोनों के लिए हम जो है इसमें डिटेल में लिखेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट है तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इजीली इसको समझ सकते हैं, और हिंदी वाले स्टूडेंट है तो हिंदी वाले स्टूडेंट को भी इजीली समझ में आ जाएगा और वो भी पेपर में लिख सकते हैं। बस इसमें देखिए आपको समझना क्या है कि मेन जो पॉइंट है टॉपिक बाय टॉपिक वो आपको डिफाइन करना है, और बाकी तो आप कहानी लिखते ही हैं। बाकी आपके ऊपर होगा कि आप किस टाइप से किसी भी चीज को डिटेल में उसको एग्जाम्पल के तहत आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपका ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव रहता है, यानी 10 या 15 मार्क्स की क्वेश्चन रहेगी। तो 10-15 मार्क्स में आपको निश्चित है कि 4 पेज या 5 पेजेज आपको लिखना पड़ेगा। तो हिंदी वाले स्टूडेंट अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए अवेलेबल है। जो जिसका भी मीनिंग होगा, जैसे ये पीपीटी जो बना हुआ है वो तो इंग्लिश फॉर्मेट में है, पर आपको जो है हर एक जो भी मीनिंग समझ में नहीं आएगा उस सबको जो है क्या करेंगे कि हिंदी में उसको हम डिफाइन कर देंगे। जैसे अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? समझना, और चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? बचपन। तो हम लोग क्या बचपन को समझते हैं। तो देखिए कोई भी बच्चा जो है वो जब जन्म लेता है, यानी इन्फिनिटिव एज यानी जन्मजात बच्चा रहता है, और अडल्ट फिर ओल्डर एज तक यानी बुढ़ापा तक जो जाता है तो वो सेवरल स्टेजेस से गुजरता है। तो वही जितने भी स्टेजेज हैं वो सब का हम लोग क्या करेंगे कि बारीकी से एनालिसिस करेंगे कि कब किस स्टेज में कब बच्चा का जो है कौन कौन सा जो है चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, और वो एक बच्चे से बैक्स या ओल्ड एज में पहुंचता है। तो वो सारा डिटेल हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग कवर करते हैं। इसलिए इस जो सब्जेक्ट का नाम है वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चाइल्डहुड मतलब बचपन से लेके बढ़ते हुए चले जाना। तो फर्स्ट यूनिट अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड। देखिए इसमें जो भी आपका पैरामीटर बचपन से लेके और बुढ़ापा तक का जो होगा उसमें हम लोग जो जिन चीजों पर बात करेंगे वो होगा उसका फिजिकल चेंज। फिजिकल मतलब क्या होता है? भौतिक चेंज, भौतिक या शारीरिक भी उसको कहते हैं। दूसरा है आपका कॉग्निटिव चेंज, यानी मेंटल लेवल पे उसमें क्या चेंजिंग होती है उसकी हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग तीसरा बात करते हैं सोशल और इमोशनल। ये दोनों एक साथ कहीं कहीं लिख देता है या तो इसको अलग अलग भी लिखा जाता है। टोटल जो है हम लोग किसी बच्चे को 6 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यानी फिजिकल, उसके बाद होता है फर्स्ट है आपका फिजिकल, सेकेंड है कॉग्निटिव, और थर्ड आपका हो गया सोशल, और चौथा आप लिख सकते हैं इमोशनल, और यहाँ पे आपका देखिए 5वां दिए हुए लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज को साथ साथ ही बिहेवियर का भी हम लोग बात करते हैं कि बच्चे में जो है वो बिहेवियर का किस अनुसार चेंज होता है। तो देखिए फिजिकल मतलब तो आप लोग जानते हैं क्या होता है? भौतिक चेंज। कॉग्निटिव मतलब उसका मनोवैज्ञानिक या इसका आप लोग कह सकते हैं
कॉग्निटिव मतलब संज्ञात्मक भी होता है हिंदी में, तो यानी मेंटल लेवल की जो बात करेंगे वो होगा हमारा क्या होगा कॉग्निटिव में। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सोशल में बात करेंगे, जो भी हमारा समाज से रिलेटेड है, यानी बच्चा जो है वो समाज में किस टाइप से परफॉर्म करता है, तो वो जितना भी एनालिसिस करेंगे हम लोग सोशल में। और इमोशनल मतलब क्या होता है भावना है, यानी उसको जो किसी बच्चे का जो है भावना है किसी दूसरे के साथ किस टाइप से जुटा हुआ है, तो हम लोग उसका जिक्र करेंगे इमोशनल में। लैंग्वेज में तो एक होता है उसका जो प्रैक्टिकल लैंग्वेज या मातृभाषा जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें कोई भी स्टूडेंट कोई भी बच्चा जो है बात करता है, या तो फिर एक अल्टरनेट लैंग्वेज जैसे हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, जैसे हमारा इंग्लिश क्या है नेटिव लैंग्वेज जिसको हम लोग कहते हैं कि मातृभाषा हमारा क्या है, वो है हमारा हिंदी। और हम लोग सीखते क्या है वो इंग्लिश सीखते हैं, तो यहाँ से हमारा लैंग्वेज होता है। और इसी के साथ हम लोग एक और ऐड कर देते हैं बिहेवियर। तो ये 6 पॉइंट पे हम लोग जब भी बात किया जाएगा स्टेजेज को कोई सा भी हो, यानी बच्चा से लेकर अडल्ट हो या अडल्टनेस हो या कोई भी स्टेज हो, ये 6 ही पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि ये 6 ही पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं कि बात करते हैं। इसलिए चाइल्ड डेवलपमेंट का जो डिफिनेशन आपका दिया हुआ है, रिफर टू द चेंज दैट अकर एज ए चाइल्ड ग्रो एंड डेवलप in relation to being physical, healthy, mentally alert, emotional, sound, socially competent and ready to learn। यानी हमेशा जो सीखते रहता है। यहाँ से आपको सिंपली कह दिया गया कि चाइल्डहुड डेवलपमेंट, यानी चाइल्ड का जो डेवलपमेंट का अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम लोग मेनली किस पे वर्क करते हैं, फिजिकल पे, फिर हेल्थी पे यानी उसका हेल्थ कैसा है, फिर मेंटली यानी कॉग्निटिव, इसको हम मेंटली भी कह सकते हैं या कॉग्निटिव भी कह सकते हैं, तो उसका कॉग्निटिव अप्रोच किस टाइप से है, इमोशनली किस टाइप से वो क्रिएट करता है। फिर साउंड लिखिए या यहाँ पे आप लैंग्वेज लिख दीजिए, तो दोनों कहने का मतलब क्या है कि एक ही है। तो आपका अगर पूछ दिया जाए कि चाइल्ड का अगर डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो हम लोग किस किस पॉइंट को नोटिस करेंगे, तो आपको ये सिंपल सा ये डायग्राम याद रखना है। और क्या करना है कि अगर ये डायग्राम भी अगर आप याद रखते हैं तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये डायग्राम जो है आपको हमेशा यूज आएगा, वो किसी भी स्टेज की बात अगर किया जाए चाइल्ड के बारे में तो ये डायग्राम आपको हमेशा क्या करेगा कि हेल्पफुल होगा। इसलिए आपको याद रखना है मेन 4 चीजें होती हैं। फर्स्ट हो गया फिजिकल, सेकेंड आप लिख दिया कॉग्निटिव, और सोशल इमोशनल को एक साथ ले लेना है, और लैंग्वेज और बिहेवियर को एक साथ ले लेना है। कोई कोई बुक में जो है मेन स्टेज जो है वो यानी डेवलपमेंट का जो डेवलपमेंट की बात की जाता है तो डेवलपमेंट में मेन 4 ही स्टेज जो है दिया जाता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल इमोशनल एक साथ लिख देता है, और लैंग्वेज बिहेवियर को क्या करता है कि एक साथ कवर कर लेता है। नहीं तो किसी किसी बुक में 6 पॉइंट में दिया जाता है कि ये दोनों को क्या किया जाता है कि अलग 5 और 6 कर दिया जाएगा और इसको 3 और 4 कर दिया जाएगा, यानी 6 पॉइंट में लिख दिया जाएगा। तो मेन आपको 4 ही पॉइंट याद रखना है कि 4 स्टेज अगर आप याद रखिएगा तो हमेशा आपको क्या किया जाएगा कि कोई भी स्टेज हो चाइल्डहुड का उसमें आपका पूरा का पूरा इसको डिफाइन किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। देखिए अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रोथ का कहने का मतलब क्या होता है वृद्धि, और वृद्धि जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, और डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या होता है विकास। विकास आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं, यानी एक समय पे हो तो उसको हम विकास कहेंगे। या वृद्धि किसको कहेंगे कि जो हमारा शरीर में चेंजिंग है, यानी कोई भी बच्चा था वो कितना 1 फुट या हाफ फुट का यानी आधा फीट का रहता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता है 5 फीट 6 फीट का होता है, तो उसके क्या हुआ वृद्धि मतलब वो बढ़ा है, यानी वृद्धि यानी उसका डेवलपमेंट हुआ है। किस सेंस में डेवलपमेंट हुआ है, तो उसका शारीरिक सेंस में। तो फर्स्ट आपका अगर ज्यादातर जो है इसमें ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट के बीच में आपका डिफरेंस पूछ दिया जाएगा, कहा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट।
तो आपका बस ये 4 पॉइंट याद रखिएगा, इसी पे आपका 5-6 पॉइंट जो है वो बनता चला जाएगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको याद रखना। पहला पॉइंट हम देख लेते हैं डिफरेंस इन मीनिंग। मीनिंग में हम लोग क्या कह सकते हैं, द इंक्रीज इन सेल साइज। सेल साइज कहने का मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया वाला सेल नहीं है, यहाँ पे सेल जो आपका कोशिका से रिलेटेड है, यानी आपके शरीर में जो कोशिका होती है, आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि सेल हमारा क्या होता है कि डिफाइन होता है, यानी बायोलॉजी के टर्म में पढ़े होंगे। एक सेल, बैक्टीरिया को भी सेल कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेल की बात हो रही है वो कौन सी सेल है, कोशिका, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कोशिका। तो इसमें क्या कह रहा है कि द इंक्रीज इन सेल साइज एंड नंबर दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी शरीर का वो रचना जो है वो इंक्रीज करता है, कितना, टेक प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ हिस्ट्री, यानी जैसे जैसे लड़का जो है वो बड़ा होते जाता है, उसका शरीर का साइज क्या होता है, बढ़ते जाता है। पर डेवलपमेंट में अगर हम बात करेंगे तब द प्रोग्रेस चेंज इन साइज, शेप एंड फंक्शन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय विच इट जेनेटिक पोटेंशियल, जिसको जीनोटाइप कहते हैं, आर ट्रांसलेटेड इनटू फंक्शनल मैच्योरेशन सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। अब देखिए लंबा चौड़ा का डिफिनेशन है, कहने का मतलब क्या कर रहा है कि इसमें डेवलपमेंट में तो हम साइज और शेप की बात करते ही हैं, यानी जो फंक्शन उसका चेंज हो रहा है, बॉडी का फंक्शन चेंज हो रहा है, यानी साइज और शेप में चेंजिंग हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे कि डेवलपमेंट में रखेंगे। बट इसके साथ साथ क्या कहेंगे कि इसमें हम लोग जो जेनरेटिक पोटेंशियल होता है, जेनेटिक पोटेंशियल कहने का मतलब है कि कोई भी जैसे छोटा बच्चा है तो उसको क्या होता है कि समझने में या किसी भी चीज को सीखने में क्या होता है कि बहुत टाइम लगता है। और वही अगर जैसे जैसे बच्चा क्या होता है कि बढ़ता है, यानी ग्रोथ होता है, यानी तो उसी के अनुसार उसका क्या होता है कि डेवलपमेंट इंक्रीज करते जाता है, और वो जो जेनेटिक उसका जो पोटेंशियल रहता है उसको क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है फंक्शनल पोटेंशियल में, जिसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। तो इसमें क्या करता है कि बच्चा का जैसे जैसे ग्रोथ होता है वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट क्या होता है कि साथ साथ चलते रहता है। यानी एक छोटा बच्चा को देखिएगा कि अगर किसी भी चीज को अगर वो पकड़ना होगा, जैसे अगर 2 साल का बच्चा है, एग्जांपल लेते हैं कि अगर 2 साल का बच्चा है तो उसको अगर कोई भी चीज पकड़ना हो, जैसे कलम ही पकड़ना हो, तो क्या करता है कि पूरा मुट्ठी से पकड़ता है। और अगर वही 4 साल या 10 साल का बच्चा हो तो वो जानता है कि हम 2 हाथ से भी अगर उसको 2 उंगली से भी पकड़ते हैं तो वो कलम को हम लोग क्या करते हैं, इजीली उठा सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि डेवलपमेंट का विकास होता है। तो पहला तो आपका हो गया कि क्लियर है कि ग्रोथ में हम लोग क्या जब भी बात करेंगे तो सिर्फ सेल का साइज, यानी शारीरिक जो संरचना है उसमें जो वृद्धि होगी उसको हम लोग कह देंगे ग्रोथ। और डेवलपमेंट में क्या होगा कि ग्रोथ तो होगा ही, यानी साइज और शेप तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ क्या होगा कि वो फंक्शन भी उसका जनरेट होगा और वो मैच्योर होगा, यानी ट्रांसलेट होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। तो पहला तो डिफरेंस इन मीनिंग में ही आपका समझिए कि इसी से आपका जो है 4 पॉइंट 5 पॉइंट अब बना सकते हैं अगर सिर्फ डिफिनेशन याद हो गया। जैसे आपका पहला क्या दिया हुआ, फिजिकल चेंज, इंक्रीज इन साइज एंड या मास ओवर प्लेस। जैसे बच्चा क्या होता है कि बढ़ता है तो उसका क्या होता है कि साइज बढ़ता है और साथ ही साथ क्या होता है कि मास भी इंक्रीज होता है। और डेवलपमेंट में अगर हम देखेंगे तो द ट्रांसफॉर्म ऑफ एन organizing into more complex form in function and organization by। तो देखिए जैसे ग्रोथ में तो नॉर्मल जो हर एक बच्चा का जैसे 2 हाथ 2 पैर और आँख कान जो है नॉर्मल रहता ही है, पर अगर जो बच्चा बॉडी बिल्डिंग करता है या अपने बॉडी को डेवलप करता है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या करता है, उसको चेंज करता है, वो अपने अनुसार चेंज करता है। किसी का देखिए कि शरीर मोटा होगा या किसी का पतला होगा तो उसके खाने के हैबिट पर बहुत सारा फैक्टर जो है उस पर क्या करता है कि डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि डेवलपमेंट तो उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो सकता है, और जो ग्रोथ होगा वो सिर्फ सिंपली क्या करेगा कि साइज इंक्रीज होगा और मास उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा।
फिर देखिए ये क्या है, एक पार्ट है डेवलपमेंट का, यानी ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट के अंदर में आ सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है कि साइज, शेप एंड फंक्शन दोनों में चेंज हो रहा है, किसमें, डेवलपमेंट में। और ग्रोथ में सिर्फ क्या हुआ कि इसमें भी दोनों में क्या है, साइज और शेप इसमें भी चेंज हो रहा है और इसमें भी चेंज हो रहा है। पर डेवलपमेंट में एक चीज और क्या हुआ कि वो जेनोटाइप से क्या हुआ कि फिनोटाइप में कन्वर्ट हो रहा है, यानी मेच्योर हो रहा है, यानी डेवलप हो रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो एक पार्ट है किसका, डेवलपमेंट का, तो यहाँ पे लिख दिया। और इसमें डेवलपमेंट में क्या लिख दिएगा कि इंक्लूड ग्रोथ, मोरोफेनिक एंड डिफरेंशिएशन, यानी इसमें जो है डेवलपमेंट में इंक्लूड ग्रोथ तो इंक्लूड होगा ही, प्लस इसमें मैच्योरनेस भी आप ऐड कर सकते हैं, चाहे डिफरेंशिएशन भी ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि भिन्नताएं आप ऐड कर सकते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, यानी दोनों तो सेम बड़ा होगा पर कुछ ना कुछ उसके फिजिकल लेवल पे चेंज आएगा, या कॉग्निटिव लेवल पे चेंज आएगा, सोशल में चेंज आएगा, मोरल में चेंज आएगा। तो वो जो चेंजिंग आएगा वो आप उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा कि वो कैसे लोगों के साथ रह रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया तीसरा चेंज। फिर यहाँ पे हम ग्रोथ में क्या करेंगे कि क्वांटिटेटिव मतलब होता है जैसे जिसको हम लोग नाप सकते हैं, यानी एक क्वांटिटी, जिसे आप दूध को नाप सकते हैं, या चीनी को हम लोग क्या कहते हैं कि वेट में मेजर कर सकते हैं, यानी क्वांटिटी है। कहने का मतलब है कि कुछ न कुछ वो है। और इसमें डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, यानी साइज उसका बदल रहा है, तो वो तो क्वांटिटी में बदल ही रहा है, प्लस उसके क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा। क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कैसे, यानी डेवलपमेंट में उसका क्या होगा कि क्वालिटी भी विकास होगा, क्वांटिटी तो विकास होगा ही, प्लस क्वालिटी का भी, यानी जो उसमें गुणवत्ता, क्वालिटी मतलब होता है गुणवत्ता, उसकी गुणवत्ता में भी क्या होगा कि विकास होगा। तो ये एक डिफरेंस आप तीसरा या चौथा दे सकते हैं, क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, पश्चिमा में अगर हम कहेंगे तो इसको हम अकर एट द सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल मतलब वही कोशिका के लेवल पे ही ये होगा, और इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट में ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होगा। उसके बाद अगर हम मेजरमेंट की बात करेंगे तो वही बात है क्वांटिटेटिव वाला, यानी इसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, क्योंकि इसका जो साइज और शेप होता है, मास को या वेट को आप वेट भी करते हैं शरीर का। पर इसमें क्या हुआ कि ये ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन पे डिपेंड करेगा। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है कि डिफिनेशन, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको लिखते चले जाना है। उसके बाद कुछ सम पॉइंट है मेन, यहाँ पे अगर आप डिफिनेशन याद कर लिए हैं तो डिफिनेशन में ही समझिए कि ये सारा पॉइंट आपका क्या हुआ है कि छुपा हुआ है। तीसरा हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन ऑफ नेक्स्ट हमारा क्या है, डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो देखिए डायमेंशन करने का मतलब क्या है कि पैरामीटर भी आप इसको कर सकते हैं, यानी किस किस रूप में हम लोग किसी भी इंडिविजुअल मतलब क्या होता है कि एक, यानी किसी इंडिविजुअल मतलब क्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि सिंगल को भी आप कह सकते हैं, यानी कोई भी एक सिंगल लड़का में क्या क्या डेवलपमेंट होगा उसको हम किस पैरामीटर पे नापेंगे। तो फिर से हम बोले थे कि फर्स्ट वाला जो स्लाइड था उसमें हम बताए थे कि हम लोग किसी भी लड़का का वो जो हम मेजर करेंगे तो मेन चार चीज, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल एक साथ होगा। और उसके बाद चौथा हमारा क्या था, लैंग्वेज और बिहेवियर। ये इमोशनल और साइकोलो सोशल जो है, साइकोलो सोशल चेंजेस, ये सब पे हम लोग क्या करते हैं कि उसी के अनुसार हम डिवाइड करते हैं कि जो बच्चा है यानी चाइल्ड है उसमें इंडिविजुअल क्या हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, तो उसी के बारे में लिखा हुआ है।
देखिए यहाँ पे 360 अगर कंटेस्ट की बात किया जाए तो सेम वही चीज़ है, यानी आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो या डेवलपमेंट की बात हो तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, उसमें क्या क्या चेंज होगा। ये मेंटल लेवल पे ही चेंज दे दिया। इस टाइप से वो आप डायग्राम भी बना सकते हैं जिससे आप इजीली जो भी एग्जामिनर है उसको समझ में आ जाए कि हाँ आप कहना क्या चाहते हैं, लिखना क्या चाहते हैं। इससे आपका जो लिखने का तरीका होगा वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कह नहीं रहा है, ऑल टेक प्लेस एट द सेम टाइम, देयरफॉर दिस एस्पेक्ट एक्चुअल द वेरियस डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट आर दोज एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ विच चेंज थ्रू द लाइफ ऑफ स्पेन। यानी जो बात हम कहें कि देयरफॉर द एस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल, यानी जितना भी वेरियस डायमेंशन और डेवलपमेंट होगा वो सब किस पे डिपेंड करेगा, तो यही चारों चीज पे डिपेंड करेगा। अब देखिए स्टेजेज ऑफ, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हम लोग इसको कहीं पे 4 भाग में डिवाइड किया गया या तो कहीं पे 5 या 6 भाग में भी डिवाइड किया गया। तो हम यहाँ पे हम लोग कोई भी चाइल्ड का अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्टेजेज मतलब क्या होता है कि सीढ़ी बाई सीढ़ी आप कह सकते हैं या एक लेवल कह सकते हैं कि जैसे हम लोग कोई भी सीढ़ी पे अगर चढ़ते हैं तो पहला स्टेप चढ़ते हैं, फिर सेकंड चढ़ते हैं, 3 चढ़ते हैं, तो उसी टाइप से एक स्टेजेज है। और स्टेजेज किसका है? चाइल्ड डेवलपमेंट का है, यानी किसी भी बच्चे का जो विकास होता है उसका क्या क्या स्टेजेज होगा तो उसकी बात करेंगे। तो पहले तो क्या होगा कि बच्चा जो है वो जन्म लेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं इन्फेंसी एज। इन्फेंसी मतलब होता है शैशव, हिंदी में इसको शैशव भी कहा जाएगा, या तो उसको कह सकते हैं जन्मजात बच्चा, यानी जो तुरंत जन्म लिया है। तो इन्फेंसी स्टेज को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि उसका जो एक स्टेज लिए हैं वो बर्थ से लिए हैं कब तक का? 12 मंथ। 12 मंथ मतलब 1 साल का। कहीं कहीं ये जो है 18 मंथ भी कर दिया है किसी किसी बुक में, तो वो आपके ऊपर है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर चलेगा। तो इन्फेंसी एज मतलब शैशव भी इसको हिंदी में कहते हैं, या आप जन्मजात बच्चा भी कह सकते हैं। तो पहला तो स्टेज ये हो गया। अब यही स्टेज पे हम लोग जो चारों जो बात किए थे, फिजिकल, कॉग्निटिव और मोरल, सोशल और लैंग्वेज जो बिहेवियर, उसका क्या क्या चेंजिंग जो होगा, अगर आपको कह दिया जाए, जैसे क्वेश्चन आपका आएगा कि इन्फेंसिव लेवल पे आप कोई भी बच्चा का क्या क्या डेवलपमेंट होता है उसके बारे में आप बताइए, तो इसमें आपको मेन वो 4 पैरामीटर को ले लेना है और उसी के अनुसार क्या करना है कि आपको एक्सप्लेन करना है। फिर सेकंड जो है आपका है वो टोल्डर है। सेकंड स्टेज है वो टोल्डर है। टोल्डर कहने का मतलब होता है यानी चलने वाला बच्चा, यानी 12 मंथ में आप लोग को अगर याद होगा, अगर बच्चा आपके घर में होगा तो ध्यान दिए होंगे कि 1 साल में कोई भी बच्चा जो है वो चलना स्टार्ट कर देता है। तो सेकंड स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? टोल्डर है। फिर उसके बाद होता है तीसरा प्री स्कूल। तो प्री स्कूल का एज होगा 3 से 6 साल। प्री स्कूल जैसे, या तो आजकल तो शहर में फैशन हो गया कि प्ले स्कूल खोल दिया गया है, और गांव देहात में आंगनबाड़ी की अगर हम बात करें तो आंगनबाड़ी में आप लोग देखते होंगे कि वहां पे 3 साल से 6 साल के बच्चे आप लोग मिल जाएगा, यानी स्कूल से पहले का जो एज होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? प्री स्कूल एज। उसके बाद स्कूल एज आपका चौथा हो जाएगा, जिसका एज जो होगा बच्चे का वो क्या होगा? 6 से 12 साल के बीच में। इसमें लगभग जो लड़का होता है वो छठा या कहीं कहीं जो है 8वां क्लास यानी फर्स्ट क्लास से लेके वो 8 क्लास तक में चला जाता है या 7 तक में चला जाता है इस एज में। उसके बाद एडोलसेंट कहने का मतलब आपका क्या होता है? किशोर, यानी वैसा बच्चा जो कि 13 से 18 साल का अगर उसका उम्र होता है तो उसको हम लोग किस अवस्था में, इस स्टेज में रखेंगे? किशोर अवस्था में। तो इसमें जो आपका जो भी स्टूडेंट होगा तो वो क्या होगा कि लगभग सेकेंडरी स्कूल या तो हायर स्कूल, यानी 9 से आप उसको 12 तक का, या तो उसको आप कोई जो स्टूडेंट हो वो ग्रेजुएशन में भी चले जाते हैं इस उम्र में। तो यहाँ पे से आप देख सकते हैं ये जो है पहला स्टेज का ऑप्शन आपका दिया हुआ है,
इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ये जो आपका दिखाया हुआ है पहला स्टेज का दिखाया हुआ है इन्फेंसी एज का, जो कि 12 महीना का पहला का लड़का। इसमें लड़का क्या होता है, बैठना स्टार्ट कर देता है, चलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद टोल्डर एज है, टोल्डर एज कहने का मतलब चलने वाला लड़का। तो हाँ, पहला में तो आपका 12 मंथ में क्या होता है कि बैठना स्टार्ट कर देता है। सेकेंड आपका चलना स्टार्ट कर देता है, जो कि 12 से 3 साल के बीच में। और उसके बाद प्री स्कूल यानी जो प्ले स्कूल में स्टूडेंट पढ़ता है, तो उसका में ये फिगर आपको दे दिया गया है। इसमें आपका जो बच्चा प्ले स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है, फिर स्कूल एज में लगभग उसका हाइट भी इसी अनुसार होता है। और एडोलेंस जो कि किशोरावस्था है, तो उसमें आप इससे देख के समझ सकते हैं कि ये किशोरावस्था का इमेज दिया गया है। फिर देखिए हमेशा आपको याद रखना है, आपको जो घूम फिर के ये चीज चारों पॉइंट जो है वो हमेशा आपका यूज होने वाला है। स्टेजेज कोई सा भी रहे, तो पहला रहे, दूसरा रहे, तीसरा रहे, या चौथा या पांचवा, तो इसमें कोई भी स्टेज रहे और आपको अगर डिटेल में अगर बताना होगा कि प्री स्कूल एज में स्टूडेंट का फिजिकल चेंज क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि प्री स्कूल में जो है लड़का जो है बोलना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, और वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है दोस्तों के साथ। ये तो फिजिकल चेंज में हो गया। फिर कॉग्निटिव चेंज में क्या हो जाएगा कि वो जोड़ घटाव सीखता है, चाहे कुछ वर्ड हो गया जैसे ABCD, ये सारा इंग्लिश का वर्ड। फिर हिंदी में सीखना यानी पढ़ना स्टार्ट वो लोग क्या करता है कि कर देता है। तो यहाँ पे प्री स्कूल में कॉग्निटिव लेवल पे हो जाएगा। फिर सोशल और इमोशनल में क्या हो जाएगा कि वो टीचर से थोड़ा कम अटैच रहता है, और माँ बाप से अटैचमेंट उसका क्या होता है कि ज्यादा होता है। और प्लस कुछ उसके क्या होता है कि स्कूल में फ्रेंड भी बनना स्टार्ट कर देते हैं। और उस समय बिहेवियर उसका क्या रहता है, बिहेवियर की अगर हम प्री स्कूल में बिहेवियर की बात किया जाए, तो उस समय बच्चे जो है वो ज्यादा मतलब नहीं रहते हैं। देखते हैं कि कोई भी अगर चीज आप उससे इस वाले बच्चे से अगर आप मांगते हैं, तो वो आपसे दूरी बना कर रहेंगे। ज्यादातर वो लोग जो है अपने माता पिता से ही आसपास में रहेंगे और किसी को जल्दी कोई चीज देना नहीं चाहते हैं। उसी अनुसार आपसे जो है हर एक स्टेज का, हर एक लेवल का जो है बात किया जाएगा और पूछा जाएगा कि हर एक इस लेवल में क्या होता है। तो आपको याद रखना है, ये चारों पॉइंट आपको हमेशा याद रखना, और इसी चारों पॉइंट के अनुसार आपको क्या करना है कि डिटेल में डिस्क्राइब कर देना है। बाकी तो आपको कहानी लिखना ही है, क्योंकि लॉन्ग पेपर में आपको मेन पॉइंट ही लिखना है, उसके बाद तो आपको कहानी लिखते चल जाना है। नेक्स्ट जो बात होगी स्टेजेज की, तो देखिए स्टेजेज का जो कैटेगरी हम लोग तो पहले तो देख लिए कि इन्फेंसी और एडोलनेस और प्री स्कूल और स्कूल वाला जो एज है स्टेज है, तो वो तो हम देख लिए। उसके बाद 3 हमारे जो दार्शनिक है, तो वो बच्चे से रिलेटेड जो है कुछ स्टेज दिए हैं। तो पहला एक तो पीगेट आपका है, पीगेट जो कि एक स्विस डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट जीन पीगेट जिनका नाम है, जन्म हुआ था 1896 से लेके 1980 के बीच में। एक तो आपके पीगेट के बारे में पढ़ना है, दूसरा आपका इरिक्सन का पढ़ना, और तीसरा आपका कोहलबर्ग पढ़ना है। तो पीगेट जो थियोरी दिए थे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का दिए थे, और कोहलबर्ग जो है वो मॉरल का थियोरी दिए थे, और इरिक्सन जो है वो साइक्लो सोशल डेवलपमेंट के बारे में थियोरी दिए थे कि बच्चे में क्या क्या विकास होता है। तो पीगेट जो थे वो एक स्विस यानी स्विट्जरलैंड जो है वहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, पर ये जो अपना वर्क किए थे वो क्या किए थे कि मेनली अमेरिका में ही जाकर वर्क किए थे। यही है पीगेट साहब। तो देखिए ये जो दिए हैं स्टेजेस का, यानी कोई भी बच्चे का, तो पहले तो आप स्टेज पिछले वाला स्लाइड में पढ़ रहे हैं कि 5 हम लोग स्टेज देखे हैं। तो ये पीरियड जो है वो 4 ही स्टेज में इसको डिवाइड किए हैं। आपको किस लेवल पे बात किए हैं, ये कॉग्निटिव लेवल पे बात किए हैं, यानी सिर्फ ये जो है मेंटल लेवल की
बात करेंगे, और फिजिकल, मोरल और जो आपका सोशल जो था उस पे ये बात नहीं की है। ये जो भी बच्चे में जो भी चेंजिंग आया है स्टेजेस पे, वो सिर्फ और सिर्फ बात की है कॉग्निटिव लेवल पे ही। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, इसलिए इसको कहा जाता है पीरियड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पहला जो इनका स्टेज है वो है 0 से 2 ईयर का, यानी जो बच्चा है जन्म से लेके 2 साल का तक वो बच्चा है, उसको हम लोग कहते हैं सेंसरो मोटर, और 2 से 7 है इसको हम लोग कहते हैं स्टेज को प्री ऑपरेशनल। तीसरा जो 7 से 11 साल का जो बच्चा है उसको रखा गया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, और जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको हम लोग फॉर्मल ऑपरेशन में जो है डिवाइड किए हैं। कौन डिवाइड किए हैं? तो पीरियड डिवाइड किए हैं। तो देखते हैं कि किस लेवल पे क्या बात की है। तो पहला जो सेंसरी मोटर की बात की, यानी 0 से 2 साल के जो बच्चे की बात हुआ है, तो उसमें वो क्या कहते हैं कि एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू द सेंस। इसमें आपको क्लियर नहीं है, नेक्स्ट। तो पीरियड के अनुसार जो पहला स्टेज इन्होंने डिफाइन किया हुआ है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल के बच्चा का रहता है। तो ये इसमें जो है जो पेरेंट बनते हैं, यानी जो बच्चे का जो माँ बाप होते हैं वो न्यूली बनते हैं, और वो बहुत क्या होते हैं कि बहुत अटैच रहते हैं, यानी टच में रहते हैं, और वो हमेशा क्या करते हैं कि जो बच्चा होता है उसको क्या करते हैं कि केयर करते रहते हैं। और जो बच्चे का विकास होता है वो क्या करता है कि जो इस लेवल का जो बच्चा है उसका मेंटल जो है डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होता है, और वो जो है ज़्यादातर क्या होता है कि वो अपने पेरेंट पे डिपेंड रहते हैं, खास करके मदर पे, यानी वो फूड वगैरह के लिए जो है वो अपने मदर पे क्या होता है कि वो डिपेंड रहते हैं। उसके बाद फिर और कह सकते हैं कि इस लेवल में जो बच्चा है वो क्या होता है कि आसपास के जो छोटे छोटे जो उन्हें खिलौना दिया जाता है उसी से घिरे हुए रहते हैं, और जानने की इच्छुक रहते हैं, और उसी से क्या होता है कि घिरे हुए रहते हैं। वो आपस में क्या करते हैं, वो आपस में ही खेलते रहते हैं, या तो मदर पे डिपेंड रहेंगे, और नहीं तो वो आपस में क्या वो अपने से क्या होगा कि वो अपने जो सराउंडेड उसके जो खिलौना है उसके साथ क्या वो क्या करते हैं कि खेलते रहते हैं। तो पहला स्टेज में तो आपका हो गया सेंसर मोटर मोटर स्टेज, और सेकेंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल कहने का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन मतलब कार, और उससे जो पहले जो करने वाला कार है उसको हम लोग क्या कह रही है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे सेंसरी मोटर मतलब हिंदी वाले के लिए ज्ञानेंद्रिय भी कहा जाता है, और ऑपरेशन मतलब क्या होता है? चलना, या इसको हम क्या कह सकते हैं कि परिचालन कार्य संबंधित जो भी काम होता है। जैसे 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है तो उस सब का जो थिंकिंग में थोड़ा क्या होता है कि बढ़ोतरी होता है, यानी कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट होता है, और वो जो बच्चा है कुछ कुछ बोलने के लिए सीख जाता है। जैसे देखिए सिंबॉलिक थिंकिंग, यानी जो वो या तो कोई चीज उनको डिमांड करना रहता है। जैसे अगर उनको भूख लगती है तो वो क्या कहते हैं कि उसका डिमांड करने के लिए या तो कुछ संकेत देते हैं। जैसे ज्यादातर बच्चा जो है खाना या पानी पीने के लिए रहता है तो वो क्या कहते हैं कि वाटर अगर उन्हें लेना रहता है तो उससे कहते हैं कि मम चाहिए, या कुछ सिंबॉलिक वो क्या कहते हैं कि यूज करते हैं। उसके बाद सिंटेट ग्रामर, यानी अगर आप कुछ बोलिएगा तो उसको बोलने का वो कोशिश करेंगे या रिपीट करते हैं। फिर कुछ न कुछ इमेजिनेशन उनका रहता है, और जो भी उनका इमेजिनेशन रहेगा वो स्ट्रांग रहता है। उनका फैक्ट क्लियर नहीं रहता है कि वो जो सोच रहे हैं। जैसे अगर उनको बच्चे इस एज के जो बच्चे हैं उनको अगर भूत का कहानी सुना दिया जाए कि बाबू क्या होता है कि भूत होता है, तो वो मान जाएंगे कि भूत होता है। और इस एज में जो है उनका अगर मेंटल लेवल की बात किया जाए
तो अगर उन्हें सिंपल सा जोड़ घटा जैसे 2 + 2 अगर कर दिया जाएगा तो 4, यानी सिंपल चीज को ये क्या करते हैं कि डिफाइन कर लेंगे। अगर 1 2 3 पढ़ना हो या ये सब चीज अगर यहाँ पे इस टाइप से दे दिया जाए कि 2 प्लस और यहाँ पे खाली जगह को भरना है = 4, तो वो नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पे 2 होगा। तो इस स्टेज में इनका जो मेंटल लेवल का अगर विकास की हम बात करें तो उतना मेंटल लेवल का विकास नहीं होता है कि इतना वो आपको बता सकते हैं। फिर तीसरा जो स्टेज है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें कॉन्क्रीट कहने का मतलब होता है ठोस, यानी जो भी उनका दिमाग का पावर होता है, कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस, जो भी उनका यानी जो धारणाएं रहेगा या जो भी वो पढ़ लिए, तो 7 से 11 साल के जो एज है उसमें वो क्या कहते हैं कि उनका लॉजिक क्लियर रहेगा और वो सिस्टमेटिक ढंग से क्या कोई भी अगर बात करना हो या उनको कोई भी काम करना हो तो वो क्या करेंगे कि सिस्टमेटिक ढंग से काम करना शुरू कर देंगे। और इस एज में आते आते वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैथ का जो भी पार्ट हो या साइंस हो या सोशल साइंस हो, ये सारा चीज उनको क्या होता है कि स्कूल में पढ़ाया जाता है। प्लस कॉन्सेप्ट उनका क्या होता है कि कंक्रीट सिचुएशन, टाइम, स्पेस एंड क्वालिटी आर अंडरस्टूड एंड कैन बी अप्लाई बट नॉट एज इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट, यानी जो भी उनको बताया जाता है उसको क्या कहते हैं कि अप्लाई करते हैं, यानी जो भी स्पेस के बारे में या क्वांटिटी के बारे में वो उनको जानकारी दिया जाता है और उसको अप्लाई करते हैं, पर इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट नहीं होता है उनका, यानी जो उनको से कह दिया जाता है इस लेवल पे तो बस वो क्या करते हैं यही काम को वो करते हैं। और यहाँ पे अगर कुछ बात उनको जैसे ये जो इस स्टेज में था प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यहाँ पे जो खाली स्थान पे 2 प्लस अगर 2 यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे खाली स्पेस को भरना है = 4 होता है, तो ये चीज यहाँ पे क्या होगा कि वो बता देते हैं, क्योंकि इस एज तक आते आते वो पढ़ लेते हैं और उतना उनका क्या होता है कि लॉजिक क्लियर हो जाता है। तो यहाँ से जो तीसरा स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो यहाँ से आप इस डिफिनेशन को भी लिख सकते हैं या खुद से भी बना के लिख सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, यानी अब जो भी इस स्टेज में काम करेंगे थियोरेटिकल, हाइपोथेटिकल, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, abstract logic, reasoning, strategy, planning become possible. Concept learned in one context can be applied अनदर, यानी इस एज में आते आते उनका जो थियोरेटिकल है वो क्लियर कंप्लीट हो जाता है, जो सोचने का उनका तरीका होता है वो क्या होता है चेंज हो जाता है। फिर अब्स्ट्रैक्ट जो लॉजिक है, यानी जो भी वो लॉजिक लगाते हैं या रीजनिंग जो है उनका, वो सब इस लेवल पे आते आते क्या होता है कि क्लियर हो जाता है और वो चाहे तो जो बुक में दिया गया उस कॉन्सेप्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं या वो अनदर कॉन्सेप्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि अगर हम कह दें कि 2 + 2 तो 4 होता है, तो ये तो सिंपल इस टाइप से लिखें, चाहे वो ऐसे भी लिख के जोड़ सकते हैं या सिर्फ इसको देख के वो सीधे करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा कि 4 होगा, इतना वो क्या करेंगे कि कैलकुलेशन करने नहीं जाएंगे। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल है कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल जो चौथा आपका स्टेज है पिगेट थ्योरी का, तो इस स्टेज में आते आते जो कि 11 ईयर से लेके ओल्डर तक यानी बुढ़ापा तक का एज को ये ले लिया गया है इसमें, यानी 60 प्लस तक के एज को इसमें क्या किया गया है कि कवर कर लिया गया है। तो इसमें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ये सारा थिंकिंग जो कॉग्निटिव लेवल पे जो बात होगी वो सारा का सारा थिंकिंग इसमें इंक्लूड हो जाएगा। पिगेट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक और एग्जांपल से हम लोग क्या समझ सकते हैं या आप एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल देखिए, आप मेन तो आपको ये याद रखना है ये चारों स्टेज होता है जो कि पिगेट स्टेज ऑफ 1 2 3 पिगेट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में तो आप लोग ने देख लिया कि ये 4 स्टेज जो है वो पिगेट
सर ने दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें आप कितना भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपने अनुसार भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे में एक प्ले वाला एग्जाम्पल में हम दिए थे कि सेंसरो मोटर में बच्चे जो है उसे प्लास्टिक का खिलौना या कुछ भी खिलौना आप दे दीजिए उसके सराउंडेड में, वो बैठ के मस्त अपना खेलते रहता है, ठीक है। पर वही अगर प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो आप लोग देखे होंगे कि बनाना को या किसी भी ऐसा चीज को, मान लीजिए कि बनाना को जो है वो लड़का क्या उसको एक टेलीफोन बना लेता है और उससे क्या कहता है हेलो हेलो कान में लगा के बात करने की कोशिश करता है। पर यानी एक टाइप का वो क्या करता है कि प्ले करता है, यानी वो अपने दिमाग के लेवल पे उसको लगता है कि बनाना जो है वो क्या है टेलीफोन में है। पर अगर कंक्रीट ऑपरेशन में ही अगर उसको देखा जाए तो वो जानता है कि जो ये बनाना को हम टेलीफोन बना रहे थे वो बनाना जो है वो टेलीफोन की तरह वर्क नहीं करता है। टेलीफोन जो है वो अलग होता है और बनाना अलग होता है, यानी उसको अपने मेंटल लेवल पे उतना आइडेंटिफाई यानी चीजों को पहचानना आ जाता है अच्छे से कि कौन सा किस चीज के लिए बना है, किस पर्पस के लिए बना है, उसका क्या यूज है। तो वो बनाना और टेलीफोन में जो है क्लियरली क्या कर सकता है कि अंतर को डिफाइन कर सकता है। वही अगर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जाइएगा तो जो वो बच्चा था यानी 2 से 7 साल का जब वो था तो वो बनाना को ही टेलीफोन बना के खेल रहा था। पर अब यहाँ इस एज में जब 11 साल के बाद वो जब ऊपर जाएगा तो वो मटेरियल का नॉलेज लेगा कि हाँ अगर टेलीफोन वर्क करता है तो किस टाइप से वर्क करता है, कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है। जिससे आप लोग पढ़े होंगे कि कॉपर का यूज किया जाता है, अब तो वायरलेस हो गया है। तो वायरलेस में जो टावर बैठाए हुए रहते हैं तो उसके द्वारा भी कम्युनिकेशन होता है। चाहे एक पेंडुलम है उसका गति का यानी ओरिजिन का डिफाइन करने के लिए यहाँ पे उससे अच्छे से पता चल जाता है कि हाँ किस चीज को करने से क्या बनता है या किस मटेरियल का यूज हो रहा है या कौन सा जो फैक्टर है जो कि वो एक बनाना टेलीफोन नहीं होता, टेलीफोन होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। तो इस टाइप से आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं और एग्जांपल लेके क्या कर सकते हैं कि चारों में आप उससे एक दूसरे से क्या कर सकते हैं रिलेट करके और एग्जांपल को लिख सकते हैं। तो पिगेट थ्योरी में इतना ही था। नेक्स्ट जो आपका है वो है एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। जो एरिक्सन थे वो थ्योरी दिए थे साइको सोशल के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं मनोसामाजिक विज्ञान कह लिए या कुछ भी कह लिए। यानी मनोसामाजिक मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है कि मानसिक और सामाजिक, यानी मनो सामाजिक साइक्लो सोशल का मतलब होता है मनो सामाजिक। यानी मनो मतलब हो गया आपका मेंटल और सोशल मतलब हो गया सामाजिक। यानी मेंटल और सामाजिक दोनों से बीच में जो हम लोग रिलेट करते हैं तो उसका हम लोग इसमें जैसे बच्चों में क्या क्या विकास होती है, यानी मेंटल का भी विकास होगा और वो किसके कंपेरिजन में होगा, वो एक समाज यानी सोशल के कंपेरिजन में होगा। तो इसी के बारे में जो थ्योरी दिए थे एरिक्सन ने तो उसे हम लोग कहते हैं एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। तो ये जो है टोटल ईगो को जो है आइडेंटिफाई किए थे वो 8 स्पेसिफिक स्टेज में किए थे, यानी 8 स्टेज दिए थे जिसमें बच्चे के जन्म से लेके उसके जो लास्ट एज तक था यानी बूढ़ा होने तक उसको 8 स्पेसिफिक स्टेज में एक इरेक्शन जो है क्या किए इसको डिवाइड किए हैं। तो पहला तो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जैसे पहला आप लोग जानते हैं इन्फिनिटिव एज जो कि नवजात शिशु का एज होता है, फिर टोल्डर एज जो चलने फिरने वाला, फिर प्री स्कूल एज है, फिर उसको ग्रेड स्कॉलर लिए या स्कूल एज भी कह सकते हैं, फिर उसके बाद टीन एज होता है, फिर यंग अडल्ट या टीनेजर को एडोलेंस भी हम लोग
पहले देख चुके हैं कि एडोलेंस भी इसको हम लोग कहते हैं। फिर यंग एडल्ट, इसका एज आपको मालूम है। फिर इसमें एज की भी बात करेंगे हम लोग। तो इस टाइप से वो क्या किए हैं कि 8 स्टेजेस में डिवाइड किए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइक्लो सोशल डेवलपमेंट का डिटेल में आप एक्सप्लेनेशन कीजिए, तो बस ये आपको 8 स्टेज याद रखना है। इसको आप ऐसे भी डायग्राम बना के लिख सकते हैं, या तो पिरामिड के ऊपर भी बना सकते हैं, या एक ब्लॉक के रूप में भी बना के आप शो कर सकते हैं कि 8 स्टेज जो है एरिक्सन ने कौन कौन सा दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इनका जो 8 स्टेज है वो कौन कौन सा है। तो पहला स्टेज में क्या है कि इन्फेंसी स्टेज, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। एरिक्सन ने जो 8 स्टेज दिए थे, तो 8 स्टेज में पहला स्टेज जो है इन्फेंसी एज है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो इन्फेंसी एज में आप लोग जानते हैं कि जो बच्चा होता है, जो नवजात शिशु होता है, वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड होता है, तो अपने मदर पे डिपेंड होता है या तो फैमिली पे डिपेंड होता है। फिर उसको जो है रेगुलर क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए, और कंफर्ट उसे कहाँ मिलती है, तो अपने मदर के पास मिलती है। उसके बाद अगर जो बच्चे का फुलफिल करने में अगर असहमत हो गया, तो वो उसको हम क्या कहते हैं कि मिसट्रस्ट में कहते हैं। और बच्चे जो है उस पर क्या करते हैं, यानी बच्चे जो है अपने जो फैमिली है या उसकी पेरेंट्स है उस पर क्या करते हैं, पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं, और जो उसको नीड चाहिए वो जानते हैं, चाहते हैं कि उनके जो पेरेंट्स है उसको पूर्ति करें। अगर वो नहीं पूर्ति कर पाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि मिसट्रस्ट डेवलप होता है। तो सेकेंड में आपका क्या है, टोल्डर एज। तो टोल्डर एज में इसको नाम दिया गया है, टोल्डर एज को ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, या इसको कहीं कहीं बुक में इसको होप दिया गया है नाम, इन्फिनिटिव एज को होप भी दिया गया है, यानी किसी किसी बुक में होप लिखा गया है, इन्हें इन्फेंसी एज लिखा गया है। ये भी आप लिख सकते हैं। इसको ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट भी कहते हैं। और सेकंड जो है आपका है बिल। बिल मतलब इच्छा होता है कि वो क्या क्या चाहिए, जिसको हम लोग ईयरली चाइल्डहुड कहिए या टोल्डर एज भी हम इसको क्या कहें। देखिए सारा चीज होता है एक ही चीज, और यहाँ पे जो ये बिल या होप डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे ट्रस्ट और मिसट्रस्ट को लेके ही क्या एक होप मतलब क्या होता है, आशा, और ट्रस्ट मतलब क्या होता है, विश्वास, यानी उसी से रिलेटेड वर्ड है। तो अगर सिर्फ होप लिख के भी आप लिख सकते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, तभी आपका सही है। या तो आप लिख सकते हैं कि इन्फेंसी एज, और इन्फेंसी एज का जो उम्र है वो कितना है, 0 से लेके 12 मंथ तक का होगा, या कहीं कहीं 18 मंथ भी है। उसके बाद जो आपका सेकंड है बिल, इसमें क्या है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। तो ऑटोनॉमी कहने का मतलब क्या है आपका, ऑटोनॉमी मतलब खुद से करना, यानी या तो वो कोई भी काम जो है, बच्चे जो है वो कोई भी काम जो है वो खुद से करेंगे, या तो सेम मतलब होता है, या डाउट मतलब क्या होता है कि निराशा होना। तो सेकंड जो आपका है वो उसको बिल कहते हैं। बिल मतलब खुद से जो बच्चा है वो खुद से कुछ कुछ काम करना स्टार्ट कर देता है। और ये जो एज इसका लिया गया है वो है 18 मंथ से 3 ईयर भी आप कह सकते हैं, 18 से 3 साल। यहाँ पे हम लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे हमको दे देना चाहिए था। 18 से 3 ईयर के बीच का ये एज होता है, जो कि टोल्डर एज भी कहते हैं, या इसको आप ईयरली चाइल्डहुड भी कह सकते हैं। तो इसमें आपको लिखना है कि विल, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या डाउट। जैसे बच्चा जो है अधिकतर चीज इस उम्र में जाके कुछ कुछ चीजें जो है वो खुद से करना लगता है, जैसे बाथरूम का काम हो या खेलने का काम हो, या आप कह सकते हैं कि कपड़ा उपड़ा कुछ कुछ पहनना उल्टा पुल्टा पहन लेता है, पर कुछ कुछ काम जो है वो खुद से करना चालू कर देता है। अगर वो नहीं कर पाता है तो उसे एक डाउट फील होता है या शर्मिंदगी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉयलेट का भी फिगर जो है बनाया गया है। तीसरा है आपका प्री स्कूल एज।
प्री स्कूल एज या इसको हम लोग कह सकते हैं पर्पस। पर्पस इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका जो डिफाइन किया गया है इंटेटिव वर्सेस गिल्टी, या तो जैसे इंटेटिव मतलब क्या होता है कि शुरुआत करना, और गिल्टी मतलब क्या होता है दोषी। मान लीजिए कि जो इस एज और इसका जो प्री स्कूल का जो एज होगा यानी 3 से 6 साल का जो बच्चे होंगे, चाइल्ड होंगे, तो इस उम्र के जो चाइल्ड होंगे उसे हम लोग कह देंगे प्री स्कूल एज का, और उसको हम क्या करते हैं पर्पस, जिसका हम लोग जो इरिक्सन थ्योरी दिए थे इसको जो जिस फेज में बांटे हैं उसे हम कहते हैं इंटेटिव वर्सेस गिल्टी। यानी इस एज में बच्चे जो है कुछ कुछ ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है सर्च वाला जो है, जो गूगल में आप लोग सर्च करते हैं उसी टाइप का यहाँ पे क्या है लेंस का बना हुआ है, जिससे आप समझ सकते हैं कि वो क्या करते हैं, किसी चीज का शुरुआत करते हैं। यानी वो कोई चीज का क्या करते हैं कि फाइंड करना चाहते हैं। यानी जैसे अगर फिजिक्स का हो गया या मैथ हो गया, पढ़ने के लिए या अपने एनवायरनमेंट में या समाज में, यानी कुछ न कुछ वो खोजते हैं, तलाशते हैं। चाहे वो क्या कहेंगे कि ये जो काम है, जैसे आपके घर में कुछ भी काम हो या कुछ भी सामान लाना हो, अगर वो नहीं ला पाए या हेल्प नहीं कर पाए तो वो एक तरह का गिल्टी महसूस करते हैं। इसलिए इसमें इसको प्री स्कूल एज को कहा गया है कि इंटेटिव वर्सेस गिल्टी। चौथा है आपका, इसको क्लियर कर देते हैं, चौथा है आपका स्कूल एज। स्कूल एज को ऑल्सो कहा गया है कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी, या इसको आप कहा गया है कंपेटेंस कंपेटेंस इसको कहा गया। इसका जो उम्र होता है वो 6 से 12 साल का होता है। 6 से 12 साल के बीच के जो भी लड़का होगा उसे स्कूल एज में ही पहले आप लोग पढ़े हैं, पीरियड थ्योरी में भी पढ़े हैं, चाहे स्टेज में भी पढ़े हैं कि जो 6 से 12 साल के जो चाइल्ड होते हैं वो उनको हम लोग किस एज में रखते हैं, तो स्कूल एज में रखते हैं। तो इस एज में जो इनके अनुसार इरिक्सन के अनुसार जो साइको सोशल जो डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर, तो वो क्या होता है कि एक दूसरे को कॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे इसका कहने का क्या मतलब है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। तो इंडस्ट्री मतलब तो आप जानते हैं परिश्रम, इंडस्ट्री का मतलब होता है परिश्रम, यहाँ पे परिश्रम होगा एक, तो इंडस्ट्रियल मतलब उद्योग भी होता है, पर यहाँ पे इंडस्ट्री का मतलब क्या हो जाएगा कि परिश्रम हो जाएगा। और इन्फेरिटी का मतलब होता है हीनता, यानी हीनता वाली भावना बच्चों में आना स्टार्ट हो जाता है। इस जो एज है यानी 6 से 12 साल का जो एज है, इसमें कुछ कुछ दोस्तों का जो है वो सर्कल बनना स्कूल में क्या होता है कि स्टार्ट हो जाता है। देखते हैं कि अगर जो उसका जो फेवरेट जो फ्रेंड होता है उसके पास अगर पेंसिल या कॉपी कलम नहीं होता है, तो एक दूसरे से बीच में क्या करते हैं कि सहयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए इसको इस एज में रखा गया। और प्लस इस एज में बच्चे जो है आके वो क्या होते हैं, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि फिजिक्स और जैसे मैथ हो गया या मेंटल साइंस हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है और क्या क्या उनको पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा वो जान जाते हैं। इसीलिए जो इरिक्सन है इसको 4th स्टेज में रखे हैं, और इसको जो नाम दिए वो कंपेटेंस का दिए इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। ठीक है, तो इतना ही था। इतना भी अगर आप लिख के एग्जाम में आ जाते हैं तो काफी है। 5वां जो स्टेज है वो है, 5वां स्टेज को जो इरिक्सन नाम दिए हैं वो दिए हैं फेडिलिटी का। फेडिलिटी मतलब होता है यानी इसलिए दिए हैं क्योंकि आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन, यानी आइडेंटिटी मतलब होता है कि पहचान या सत्य
का खोज करना या निष्ठा भी कहीं कहीं इसका दिया गया है, या इसको आप लोग विश्वास के टर्म में भी ले सकते हैं। इसलिए इसको जो दिया गया है एडोलेंस जो एज है, इसको फिडिलिटी डायरेक्ट कह दिया गया, फिडिलिटी वाले स्टेज में इसको दे दिया गया। तो इसमें आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन, यानी आइडेंटिटी मतलब पहचान कहिए, या तो आप इसको विश्वास भी कर सकते हैं। तो इसमें जो एज है स्टूडेंट का, वो क्या होता है कि 12 से 18 साल के बीच में होता है। और इस एज में जो है बच्चे जो है वो लगभग इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया कि वो क्या होते हैं, एडोलेंस हो जाते हैं, और वो एक 8 क्लास से लेके हायर एजुकेशन तक में इस एज में चले जाते हैं। यानी मैट्रिक, इंटर और बीए ग्रेजुएशन जो लेवल का जो कॉलेज है, उस एज में उस समय ये पहुंच जाते हैं। तो इस समय क्या होता है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना एक आइडेंटिटी बनाते हैं, या इस एज में क्या होता है कि इनके पास सारा नॉलेज होता है, यानी ऑल सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, प्लस वो पहचानते हैं कि हम जो है वो मैथ में अच्छे हैं या इंग्लिश में अच्छे हैं। तो उसी के अनुसार वो क्या करते हैं कि आगे की तरफ वो बढ़ते हैं। तो इस एज को इसलिए कहा गया है फिडिलिटी, यानी सत्य की खोज करना या आइडेंटिटी, खुद को पहचानना और उसके ऊपर क्या है कि काम करना। छठा जो स्टेज दिया गया है वो है यंग अडल्टहुड। यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए, 12 से 18 साल का उम्र का तक का हम लोग देख लिए। अब जो छठा एज में यानी यंग अडल्टहुड की बात करेंगे, तो इसका जो एज होगा 19 से 40 साल तक होगा। और इसको जो नाम दिए हैं इरिक्सन, इसको नाम दिए हैं क्या, लव। यानी लव मतलब क्या, प्यार मोहब्बत वाली बात है। इस एज में आने के बाद जो लड़का है वो एक सेक्सुअल अटैचमेंट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर भी बना हुआ है एक दूसरे, यानी सेक्सुअल अटैचमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। प्लस इस एज को इन्होंने जो नाम दिया है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी मतलब होता है घनिष्ठता, यानी वो किसी से जिससे लव करते हैं उसके साथ तो या तो रॉयल हो जाएंगे, यानी पूरी तरीके से उसमें क्या हो जाएंगे, रच बढ़ जाएंगे, और नहीं तो आइसोलेशन हो जाएंगे। जैसे पढ़ाई के लेके मकसद से या कैरियर के मुताबिक वो क्या करते हैं, यहाँ पे कैरियर को लेके सीरियस हो जाते हैं। तो उस अनुसार वो पूरा का पूरा अपना जो फोकस है, वो ध्यान जो है वो क्या करते हैं कि इस पे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो छठा स्टेज है 19 से 40 साल के बीच में, तो इसको जो इरिक्सन दिए हैं वो है यंग अडल्टहुड, या इसका नाम दिए हैं लव। आप इस टाइप से लिख सकते हैं कि लव वाला जो एज है, लव, यहाँ पे आप इस टाइप से लिख सकते हैं, लव लिख देना है आपको, और उसके बाद यंग अडल्टहुड भी ब्रैकेट में देके, और उसके बाद उसको बाद आपको लिख देना इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, और इसका एज लिख देना आपको 19 से 40 साल के बीच में। नेक्स्ट हमारा जो है सतमा वो दिए हैं मिडिल एज। मिडिल एज को हम लोग जो इरिक्सन नाम दिए हैं उसका नाम दिए हैं केयर का। यानी केयर कहने का मतलब क्या है, केयर का अर्थ ही होता है कि देखभाल करना। और इसका जो मीनिंग दिए हैं वो क्या दिए हैं, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेजिनेशन, या इसका जो एज रहेगा आपका वो 40 साल तक तो देख लिया था, 40 से लेके 60 या कहीं कहीं आपको 65 ईयर के बीच में दिया गया है कि 40 से लेके 65 ईयर का बीच का जो एज होगा वो क्या होगा, हमारा मिडिल एज का होगा। और मिडिल एज में आप लोग उतना ध्यान होगा, बहुत स्टूडेंट होंगे भी इस एज में, या तो
इससे कम ही है, अभी तो इस एज से कम ही होंगे, इस एज में होंगे यंग अडल्टहुड में, या तो लव सब में पड़े होंगे, या तो अपने करियर पे पूरा का पूरा क्या होगा फोकस दिए हुए होंगे। तो जो ये एज होता है मिडिल एज का, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ कि जनरेटिविटी वर्सेस स्टेजेस, या इसको केयर भी कहा गया है। केयर इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय जो है जो भी है जो चाइल्ड है वो अडल्ट हो जाते हैं और एक गार्जियन के रूप में फॉलो अप करते हैं, यानी माँ बाप बन जाएंगे और अपने बाल बच्चा को केयर करते हैं, प्लस अपने फैमिली को केयर करते हैं, और प्लस उनका क्या होता है कि समाज के प्रति यहाँ पे आने के बाद कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो एक तरह से पूरी की पूरी ये क्या कहते हैं कि एक एज, इस एज में आदमी जिसको हम लोग कहते हैं कि सेटल हो गया, तो वो सेटल हो जाता है। तो 7वां जो आपका है मिडिल एज, या इसको आप केयर एज कह सकते हैं, इसका उम्र हो जाएगा आपका 40 से 65 साल। और 8वां हम देख लेते हैं, 8वां है ओल्डर अडल्टहुड, यानी ये हमारा जो है लास्ट का एज है, यानी 65 साल के बाद आप जितना दिन तक जिंदा रहेंगे ये आपका जो उम्र होगा वो ओल्डर अडल्टहुड में आएगा। और इसका जो एरिक्सन नाम दिए हैं उसका नाम दिए हैं विजडम। विजडम मतलब क्या होता है बुद्धिमान, यानी अपने पूरे उम्र के पड़ाव को जो भी व्यक्ति रहता है वो अपने पूरे उम्र को पड़ाव को देख लेता है और समझ जाता है कि क्या क्या है, क्या चीज होना चाहिए, तो इसलिए इसको विजडम भी कह दिया गया। और इसमें देखिए इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, तो इंटीग्रिटी मतलब होता है कि ईमानदारी, या डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, इसका मतलब होता है निराशा। या तो अब इस एज में आने के बाद जो है यहाँ पे देखिए ऐनक का बना हुआ सिंबल, यानी मतलब क्या है कि आदमी जो है इस पूरे जो बच्चे से लेके और जो 65 साल का एज तक क्या क्या वो किया है वो एक बार रिकॉल करता है कि मेरा जो लाइफ था वो सक्सेसफुल लाइफ था या नहीं था। उसको क्या एक तरह ये मिरर बनाने का मतलब क्या है, एक तरह से वो इमेजिनेशन करता है कि जो मेरा लाइफ पूरा जो लाइफ था वो सक्सेसफुल लाइफ रहा या नहीं रहा, मैंने किसके साथ कितना बेईमानी किया या ईमानदारी किया। अगर उसका अगर उसका जो पूरा का पूरा लाइफ अगर अच्छा होगा तब तो उसे कॉन्फिडेंस रहेगा और उससे क्या होगा कि उल्लास होगा, और प्लस वो अपना जनरेशन बाई जनरेशन को बताते चलता है। देखते होंगे कि हम लोग के जो दादा हैं वो अप्रोक्स 65 के अबव ही रहते हैं, तो वो लोग क्या अपने बच्चों को दिखाते हैं, हम बताते हैं कि हम अपने समय में ऐसा था, ये करते थे, वो करते थे। और जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करता वो क्या होता है कि डिस्पेयर हो जाता है। इसलिए इस एज में जो एरिक्सन थे इसका नाम जो दिए हैं वो ओल्डर अडल्टहुड को क्या नाम दिए हैं विजडम का, यानी बुद्धिमानी का। अगर वो कुछ कर पाते हैं तो नहीं, तो अगर ये आप डायग्राम भी सिर्फ याद रखते हैं तो इससे आप पूरा का पूरा क्या हो सकता है कि एरिक्सन का आप थ्योरी को एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि फर्स्ट में दूध का बोतल दिया हुआ, यानी मदर और फादर पे जो बच्चा है वो डिपेंड रहेगा। सेकंड में क्या है कि बाथरूम वगैरह का इशू रहेगा, उसके चलते में वो क्या होगा सेम और डाउट में रहेगा। अगर कर लिया तो अच्छा है, नहीं तो उसको थोड़ा गिल्टी टाइप का फील होता है। फिर इस एज में आने के बाद बच्चा कुछ ढूंढना स्टार्ट कर देता है। इस एज में क्या करता है शेयरिंग स्टार्ट कर देता है, और डेल्सन में क्या करता है कि ग्रुप वगैरह बनाना स्टार्ट कर देता है, कुछ खोजना स्टार्ट कर देता है। जितना भी आपको थ्योरी लिखना है वो सोशल यानी समाज के ऊपर ही लिखना है। इसी अनुसार आपका फिर लव, इस अगर डायग्राम को आप अगर याद रखते हैं तो आपको एरिक्सन का थ्योरी को याद करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और आपको जो है लिखना इस टाइप से, जैसे इन्फेंसी एज है चाहे ये टोल्डर एज है, तो टोल्डर एज में आपको क्या लिख देना है बिल। जैसे यहाँ पे हर एक में आपको लिखा हुआ, आप एक नोट्स भी बना सकते हैं या स्क्रीन वीडियो का स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। उसके बाद आपको लिख देना है विल, उसके बाद लिख देना है टोल्डर, और इसको ब्रैकेट में घेर देना है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, और इसका आपको एज लिख देना है। एज कितना था इसका 18 मंथ से लेके 3 साल, या कहीं कहीं 12 भी दिए हुए 18 से 3 ईयर,
ये 18 मंथ है और ये 3 ईयर तक इसका एज है। तो इस टाइप से सारे में अब खाली इतना भी लिख देता है ना, तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा स्टेज है और कौन कौन सा ईयर की बात हो रहा है। और उसके बाद आप अगर इस जो फिगर है बस इसको भी याद रखें तो आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। या तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं, बीच में आप यहाँ पे लिख दीजिएगा स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट या इरिक्सन थ्योरी ऑफ स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। और उसके बाद यहाँ से आप इस टाइप से 8 को ब्रांचेज निकाल के और हर एक में आप लिख सकते हैं कि इन्फेंसी एज है, टोल्डर एज है, प्री स्कूल एज है, स्कूल एज है, एडोलेसेंस एज है या अडल्टहुड है। इस टाइप से आप बनाते हुए चल जाइएगा तो आपका जो डायग्राम होगा यह इफेक्टिव लगेगा, प्लस जो कॉपी चेक करने वाला है उसको भी अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ आपने क्या लिखा है और क्या कहना चाहते हैं। थ्योरी पढ़ना है वो कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट के ऊपर है, यानी बच्चे में मोरल विकास यानी उसका जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में जो कोहलबर्ग थे वो एक थ्योरी दिए थे जिसका नाम था कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो ये जो थ्योरी है लगभग मिलता जुलता है यानी किसके साथ, एरिक्सन के थ्योरी के साथ, पर थोड़ा सा तो डिफरेंट होगा ही, नहीं तो फिर सेम तो फोटोकॉपी हो जाएगा यानी कॉपी हो जाएगा तो प्रिंटेड ले नहीं पाएंगे। तो जो इरिक्सन जो है 8 स्टेज में डिवाइड किए थे, तो कोहलबर्ग इसको क्या किए हैं 6 स्टेज में डिवाइड किए हैं और इसका नाम दे दिए मोरल डेवलपमेंट इज ए थ्योरी दैट फोकस ऑन हाउ चिल्ड्रन डेवलप मोरलिटी एंड मोरल रीजनिंग। तो मोरल का मतलब होता है नैतिक, यानी उसका नैतिक विकास। वहां तक आप सामाजिक विकास देख लिया, फिर यहाँ पे ये जो बात की है वो नैतिक विकास की, यानी बच्चे के अंदर में किस किस टाइप का नैतिक विकास होगा। मेन फोकस इनका किसके ऊपर है, मोरालिटी के ऊपर है और मोरल रीजनिंग के ऊपर है। यही कोहलबर्ग से है। उसके बाद देखिए ये क्या किए हैं कि 6 स्टेप में तो डिवाइड किए हैं पर इसको भी 3 स्टेज में डिवाइड किए हैं, यानी 3 वो लेवल आप कह सकते हैं या स्टेज का लीजिएगा और इसको क्या कर दिए, स्टेप कर दिए हैं। तो पहला स्टेज में कोहलबर्ग के अनुसार जो पहला स्टेज है इस टाइप से आप पिरामिड भी एक बना सकते हैं और पिरामिड बना के भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 तक आपको लिखना है। तो पहला जो स्टेज ये जो 0 से 6 है ये ईयर है, यानी 0 से 6 साल के ईयर को 2 स्टेज में डिवाइड किए। पहला स्टेज वही आप लोग याद होगा, सेम वर्सेस डाउट। तो ऑब्डेंस एंड पनिशमेंट, यानी कुछ वो गलती करता है तो उसको क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलता है। वही सेकंड स्टेज में इसको क्या एक्सचेंज वाला जो आपको बताया था, प्री स्कूल में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, यानी एक दूसरे से मिलते हैं और मिलाप करते हैं और वस्तुओं का जो है आदान प्रदान यानी एक दूसरे से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो ये जो पहला स्टेज दिया है इसको हम यानी कोहलबर्ग ने प्री कन्वेंशनल मोरालिटी नाम दे दिया है। प्री कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, कन्वेंशनल मतलब होता है पारंपरिक, यानी पारंपरिक कहने का मतलब प्राकृतिक या नेचुरल भी आप कह सकते हैं। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में बांट दिया है। फिर उसके बाद क्या करिए, कन्वेंशनल स्टेज, इसको भी 2 स्टेज में डिवाइड किए हैं। इसको ईयरली एडल्टहुड टू अडल्टहुड, यानी 6 तक तो यहाँ था तो इसको 6 से ले लिए कहाँ तक, 6 से अडल्टहुड के पहले तक यानी 18 तक का एज को क्या कर दिए, कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें क्या होता है कि डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी इसमें पहले तो वो क्या एक दूसरे से अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे यानी बनाएंगे और उसके बाद मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि सोशल ऑर्डर को फुलफिल करते हैं। तो ये तीसरा स्टेज को कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज में रखा गया है और जो थर्ड स्टेज है वो पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी है। तो इसमें जो एज होगा वो 18 साल के बाद का एज होगा
18 से जहां तक जाए एंड तक। तो इस स्टेज में भी दो स्टेज डिवाइड किए, एक तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट स्टेज। यानी सोशल से क्या होगा, यानी ज्यादातर जो बच्चे हैं वो समाज के प्रति घनिष्ठ हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। और छठा स्टेज हो जाएगा समाज से बाहर इनवर्स, यानी जैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप वगैरह चाहे उससे भी बाहर की दुनिया आबादी के बारे में जानकारी लेना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आपको लिखना होगा तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। पहला में आपका पनिशमेंट है, सेकंड में क्या किए हैं एक्सचेंज स्टेज, यानी बच्चे जो क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं गुड्स का या ईगो का। फिर इसमें गुड बॉय बनने की कोशिश करते हैं स्टेज थर्ड में। फिर लॉ ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, यानी कोई गलती नहीं होना चाहिए या नियम कानून के अनुसार उनको रहना है, ये सारा चीज का वो ध्यान देते हैं। उसके बाद स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो समाज का जो नियम कानून है उसको वो क्या करते हैं फुलफिल करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि इस स्टेज के आने के बाद लगभग जो बच्चे हैं उन्हें ये नहीं बोलना पड़ता है। जैसे अगर इस एज में अगर आप बात कीजिएगा अर्ली एडोलेसेंस या चाइल्डहुड में, यानी 6 साल के, तो कोई भी अगर आपके घर में आता है तो उन्हें गार्जियन कहते हैं कि बच्चे अंकल हैं इन्हें प्रणाम करो या कुछ करो, यानी इस टाइप का कुछ कहते हैं। पर इस जो एज आता है यानी पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में, तो इसमें कुछ बताना नहीं पड़ता, वो लोग खुद जानते हैं कि हाँ कभी भी किसी से एक दूसरे से मीट किए तो उनके साथ एक शिष्टाचार या व्यवहार क्या होगा कि हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है। तो 3 वो आपका जो है थ्योरी था, पहला था पीरियड का, दूसरा था आपका इरिक्सन का और तीसरा था कोहलबर्ग ऑफ मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इस टाइप से आपको पूरा का पूरा लिख लेना है। नेक्स्ट जो आपका है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास का सिद्धांत की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत ही होता है और डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी विकास के सिद्धांत की बात करें तो कैसे कैसे, यानी बच्चे से बड़ा होने का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे। तो पहला आपका है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, फिर तीसरा प्रिंसिपल आपका है इंडिविजुअल डिफरेंस, फिर चौथा है इन्फॉर्मेटिव पैटर्न, फिर पांचवा आपका है डेवलपमेंट डायरेक्शन, छठा है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन और सातवां है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इसी टाइप से और भी हैं, पर आप अगर 5 भी याद रखते हैं तो काफी आपसे सीधा सीधी जो क्वेश्चन आएगा वो पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कौन कौन सा है वो आप बताइए। तो यहाँ से आप लोग लिख दीजिएगा। तो पहला जो आपका प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब क्या है, कहने का अर्थ ही हो रहा है कि विकास के सिद्धांतों की इसमें जो बात करना है। यहाँ फिगर से आप देख सकते हैं कि बच्चा एक जन्म लेता है, ऐसे भी कहा जाता है कि कोई भी बच्चा जो है वो माँ के गर्भ से लेके बॉर्न टू टॉप, यानी कहा जाता है बॉर्न टू टॉप, यानी माँ की गर्भ से लेके उसके मरने के समय के बीच का जो सिद्धांत होता है उसी को विकासवादी सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या चेंज भी आप कह सकते हैं कि बच्चा जन्म लिया, फिर गुरकना स्टार्ट करता है, फिर चलना स्टार्ट करता है, फिर बड़ा होता है, फिर ये अडल्ट हो जाता है, फिर यंगर अडल्ट हो जाता है, फिर ओल्ड एज में चला जाता है। यानी इस टाइप से लगातार क्या होता है कि मानव समाज या किसी बच्चे का विकास लगातार कंटिन्यू होते रहता है। अगर आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट फॉलो कंटिन्यूटी, इट गो फ्रॉम बॉर्न टू टॉप, यानी माँ के गर्भ से लेके जो कब्र होता है वहां तक जाने के बीच में डेवलपमेंट कंटिन्यू होता है। कंटिन्यूटी का मतलब लगातार होता है, यानी जो भी चाइल्ड है वो लगातार कुछ न कुछ क्या करते हैं, सीखते रहते हैं। कब तक सीखते हैं, जब तक वो टॉप में न चले जाएं। उसके बाद एन इंडिविजुअल स्टार्टिंग हिज लाइफ फ्रॉम ए टीनी सेल डेवलप हिज बॉडी माइंड the respect of his life personality through a continuous stream of development in these various dimensions।
तो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो स्टार्ट करता है अपना लाइफ का टीनी यानी बहुत छोटे सेल के साथ, यानी देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चा क्या है, बहुत छोटा है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि अपने बॉडी को डेवलप करते हैं, माइंड को डेवलप करते हैं, उसके बाद अपने पर्सनालिटी को कंटिन्यूअसली डेवलप करते जाते हैं। और इसी टाइप से डिफरेंट टाइप के वो डायमेंशन में क्या करते हैं कि खुद को डेवलप करते रहते हैं। जैसे कोई भी बच्चा जो है वो इंग्लिश में तेज हो गया, कोई मैथ में तेज हो गया, या कोई समाज के प्रति दायित्व रहता है, या किसी को पढ़ने में ही मन नहीं लगता है कि, या किसी को कुछ ना जो है अपने अपने फील्ड में हर एक जो है इंडिविजुअल डिफरेंस में आप लोग पढ़िए कि हर एक जो है अपने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। फिर इस कह सकते हैं कि द मेजर चेंज इंक्लूडिंग चेंज इन साइज, proportional acquisition of new metal, motor behavior skill। यानी मेजर चेंज क्या आता है कोई किसी में भी, यानी यहाँ पे छोटे बच्चे से वो क्या हो रहा है, एक बड़ा यानी यंग बन रहा है। तो इस मेजर चेंज तो साइज में होता है, बाकी विकास का तो कोई अंत है नहीं। जब तक बच्चा कर्म में नहीं चल जाए तब तक लोग सीखते ही रहते हैं। तो इसलिए विकास का कोई कंटिन्यूटी वो कंटिन्यू है, वो खत्म नहीं होता है। जो सेकेंड आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिसाइडिंग जनरल टू स्पेसिफिक, यानी जब बच्चा जो है कुछ बड़ा होता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसका निखरना स्टार्ट हो जाता है। निखरने कहने का मतलब क्या है कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, और क्या क्या उसका बिहेवियर है उसके इन्वायरमेंट के अनुसार डिपेंड करता है। तो वो क्या करता है, इन ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट जनरल एक्टिविटी ऑलवेज प्रिसाइड ए स्पेसिफिक एक्टिविटी। जैसे आपको एग्जांपल पहले भी दिए थे कि कोई भी छोटा बच्चा है अगर उसे एक कलम उठाना रहेगा तो वो क्या करता है कि पूरे मुट्ठे से यानी पांचों उंगली का यूज करता है, वो पकड़ना स्टार्ट कर देता है। पर जैसे जैसे बड़ा होता है उसे जब थोड़ा सा नॉलेज होता है तो वो क्या करता है, जानता है कि हम दो उंगली से भी इस पेन को पकड़ सकते हैं और उसे उठा सकते हैं। तो ये आपका है प्रिंसिपल प्रोसीडिंग, यानी जनरल से स्पेसिफिक हो गया, यानी अब उसके पास उतना बुद्धि क्षमता आ गई है कि कलम को हम दो हाथ से भी दो उंगली से भी उठा सकते हैं, या सेंस टच करके क्या करना है वो सब की जानकारी हो जाती है। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये बात आप सब लोग को मालूम है कि हर एक जो बच्चे हैं वो हर एक में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। पहला तो डिफरेंट सेक्स का हो जाता है, बॉय अलग है गर्ल्स अलग है, और इसमें भी अंतर हो जाता है कि बॉय जो है कोई देखिए पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई नाटा होता है, कोई लंबा होता है। ये तो साइज हाइट की हो गया। फिर अगर कॉग्निटिव पे अगर बात करेंगे तो वहां पे कुछ चेंजिंग हो जाता है। सोशल और मोरल की बात करेंगे तो वहां भी चेंज हो जाता है। लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी चेंजेज आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारा चेंजेस जो है इंडिविजुअल डिफरेंस पे ही आधारित रहेगा। चौथा जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्मेटिव पैटर्न। इन्फॉर्मेटिव पैटर्न कहने का मतलब है कि यूनिफॉर्म चलना, यानी एक सीक्वेंस में चलना। जैसे कोई भी बच्चा जो है पहले जन्म लेता है, उसके बाद गुरकना स्टार्ट करेगा, फिर चलना स्टार्ट करेगा, फिर बोलना स्टार्ट करेगा, फिर दौड़ना स्टार्ट करेगा, फिर आगे का पढ़ाई करेगा, फिर लाइफ स्टार्ट होगा। तो ये सारा चीज जो है कोई भी बच्चे में ये चीज नॉर्मल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है बच्चा वो जन्म लेने के साथ ही दौड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस पैटर्न यानी अगर देखिएगा तो इस सब में क्या है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है। यानी जितने भी बच्चे हैं वो सारे जो है इसी पैटर्न पे वो चलते हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल चौथा था, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न भी कह सकते हैं या सीक्वेंस भी कह सकते हैं। पांचवा प्रिंसिपल आपका है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, यानी जो डेवलपमेंट होता है वो किस डायरेक्शन में होता है। तो इसको जो है देखिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका डिवाइड किया गया है सेफेलोकॉर्डलस सीक्वेंस, एक है प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। तो इसका कहने का अर्थ ऐसा है जैसे सिपोकॉर्डल ट्रेंड में क्या होता है कि हेड से टेल की तरफ यानी ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगा, और प्रोक्सी डिस्टल
में क्या होगा, नियर टू फिगर, यानी इस टाइप से बढ़ेगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट फिगर में देखते हैं। देखिए सिपोला कॉडल डायरेक्शन में क्या होता है कि कोई भी बच्चे का जो है विकास ऊपर से यानी मानसिक लेवल से क्या होगा कि नीचे की तरफ विकास होना स्टार्ट हो जाता है, यानी दिस प्रोसेस डायरेक्शन फ्रॉम हेड टू टेल, दिस मीन दैट improvement in structure and function come first in head region, then the trunk and last in the leg region। क्या कह रहा है कि पहले किसी भी बच्चे में डेवलपमेंट होता है वो पहले इसके हेड में डेवलपमेंट होगा, उसके बाद इस तरह से नीचे की ओर जाएगा, तब जाके वो लेग में डेवलपमेंट होगा। देखते हैं कि कोई भी बच्चा जो है जन्म लेता है तो उसके बाद इसका सेंस माइंड जो है वो काम करना स्टार्ट हो जाता है, वो रोता है, चिल्लाता है, उसको भूख लगेगा तो वो इशारे में बताएगा कि हाँ हमको भूख लगा, यानी इसका मेंटल अच्छे से वर्क करता है, पर पैर और हाथ वर्क करता है उतना नहीं करता है। फिर उसके बाद दिमाग तो वर्क किया, फिर दूध पीने के लिए उसको क्या माउथ वर्क करेगा, यानी नीचे की तरफ वर्क करेगा, फिर वो हाथों से क्या 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 करता है, कुछ चीजों को धीरे धीरे पकड़ना स्टार्ट कर देता है, और जब फिर कुछ समय जब टाइम बीत जाता है तो वो क्या करता है कि अपने पैर पे चलना स्टार्ट कर देता है, यानी पहले तो गुड़कना स्टार्ट करेगा फिर तो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं सिपेलो कॉडल डायरेक्शन, यानी ऊपर हेड से लेके टेल के बीच का जो विकास होगा उसे इसमें कहेंगे। और सेकेंड है प्रोक्सिमल डायरेक्शन, इसमें क्या होता है, द प्रोसेस इन डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर और मिडिल लाइन टू पेरिफेरल डायरेक्शन डेवलप प्रोसीड फ्रॉम नियर टू फियर आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी टुवर्ड द एक्सट्रीमिटी। पहले आप देखते होंगे कि बच्चा जो है उसके जो हाथ है वो बंधे हुए रहते हैं और वो उसका जो शरीर है वो ज्यादातर क्या होगा कि सटा हुआ रहता है, धीरे धीरे ये क्या करता है कि फैलना स्टार्ट कर देता है। तो इसी के जो डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन को कह दिया है प्रोक्सिमल डिस्टल डायरेक्शन। दो आपको याद रखना है, और किस में याद रखना है, तो ये जो आपका चैप्टर था वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, यानी डेवलपमेंट किस किस अनुसार हो रहा है उसका यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं छठा है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए कोई भी बच्चा जो पहले तो क्या करता है कि पूरा होल बॉडी का यूज करता है किसी भी वर्क को करने के लिए, फिर उसके बाद क्या करता है कि वो धीरे धीरे सीखता है कि नहीं हमको दो हाथ से भी काम चला जाएगा, फिर देखते हैं कि दो हाथ से नहीं दो उंगली से भी हमारा क्या होगा कि काम होते चला जाएगा। तो वो क्या करता है कि इंटीग्रेट करते रहता है, यानी जो उसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए वो क्या करता है कि क्या क्या मेथड लगेगा, किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकता है, वो सबको यहाँ पे क्या करता है कि डिफाइन करता है। तो छठा आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। सातवां आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। तब इसमें क्या है कि द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशन लाइक फिजिकल, मेंटल, सोशल etc आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। आप इसको ऐसे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कि एक साइकिल चलाना है, तो साइकिल चलाने के लिए आपका क्या हो रहा है, फिजिकल यूज हो रहा है, पैर हाथ का यूज हो रहा है, फिर आपका मेंटल भी यूज हो रहा है। तो एक तरह से आपका क्या कहा जाए, सोशल तो नहीं, फिजिकल और मेंटल यूज हो रहा है, तो दोनों के बीच में आप क्या कर रहे हैं कि एक रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो वही जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये पार्ट है जिसमें आप क्या करते हैं कि एक साथ फिजिकल का भी यूज कर रहे हैं और मेंटल का भी यूज कर रहे हैं। तो इसी के बीच में जो रिलेशन का आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज डिपेंड ऑन द other and thus influence the other development. That is why the child having poor physical development tend to regard in emotional, social and intellectual development. अगर उसका पूरी तरीके से विकास नहीं हो रहा है तो उसका किस पे डिपेंड करता है, इमोशनल पे, और चाहे उसका जो इन्वायरमेंट है उस पे डिपेंड करेगा।
तो यही आपका था प्रिंसिपल, और यूनिट 1 में इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। यूनिट फर्स्ट जो है बहुत लंबा हो गया, कोशिश करेंगे कि थोड़ा वो कम है और ज़्यादा से ज़्यादा समेट लें। ऐसे आगे का जो भी यूनिट 2 और यूनिट 3 है तो वो सब में इतना लंबा नहीं जा पाएगा। यूनिट 2 में आपका अंडरस्टैंडिंग और डनलेंस है। मेन रीजन है कि ये जो वीडियो है वो लंबा हो गया है। इसका रीजन होने के कारण है कि ये स्टार्टिंग था, अगर स्टार्टिंग नहीं रहता तो दिक्कत नहीं होगा। इसलिए प्लीज, अगर जो हम मेहनत किए आपके लिए, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू।